हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में जानेंगे। कंजम्पशन फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड और भी कई कॉन्सेप्ट है जिस पे भी हम नजर डालेंगे। तो चलिए आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंजम्पशन फंक्शन है क्या। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस पे डिपेंड करता है, यानी जैसा हम जानते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटता है और डिमांड प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटता है। तो यहाँ पर कंजम्पशन जो है हमारा, वो इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। यानी जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, और अगर इनकम घटती है तो कंजम्पशन भी घटता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कंजम्पशन एक इनकम का फंक्शन है, यानी इनकम पे डिपेंड करता है। तो कंजम्पशन फंक्शन इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, कंजम्पशन से जुड़ा हुआ। और कंजम्पशन फंक्शन ये बताता है कि किस तरीके से किसी भी कम्युनिटी का इनकम कंजम्पशन जो है वो इनकम के बढ़ने से या घटने से बढ़ेगा या घटेगा। जब किसी कम्युनिटी का इनकम बढ़ता है तो पूरे कम्युनिटी का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, और जब किसी कम्युनिटी का इनकम घटता है तो कंजम्पशन भी घटने लगता है। अगर हाउस होल्ड और फैमिली के लेवल पे देखें तो इनकम के ऐसे कौन से और भी दूसरे फैक्टर्स हैं इनकम से जुड़े हुए जो कि हमारे कंजम्पशन को प्रभावित करते हैं। इनकम तो है ही एक, जैसा कि अभी हमने देखा। इनकम के साथ साथ वेल्थ, यानी हमारे पास संपत्ति कितनी है, उस पे भी हमारा कंजम्पशन डिपेंड करता है। यानी अगर संपत्ति अधिक है तो इनकम कम होने पे भी हमारा कंजम्पशन थोड़ा हाई होता है। एक दूसरा जो फैक्टर है वो है, और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है एक्सपेक्टेशंस अबाउट द लेवल ऑफ फ्यूचर इनकम। यानी अगर निकट भविष्य में 2 महीने 3 महीने के बाद हमारा इनकम बढ़ने वाला है तो हमारा कंजम्पशन भी हाई होने लगता है। मैंने अभी पिछले वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के वक्त वीडियोस में चर्चा की थी कि किस तरीके से जो फ्लिपकार्ट और अमेजन है वो हमें कई तरीके की सुविधाएं दे करके हमें खरीदने पे बाध्य करते हैं, जिसके वजह से हमारा कंजम्पशन बढ़ने लगता है। और वो सुविधाएं क्या क्या हैं, जैसे अमेजन पे का की सुविधा है, ईएमआई की सुविधा है, पे लेटर की सुविधा है फ्लिपकार्ट पे। तो आज हमने खरीद ली और बाद में हम पे करते हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर 1 महीने के बाद हमारा इनकम थोड़ा बढ़ेगा तो हम 1 महीने पहले ही खरीद लेते हैं, ये सोच करके अमेजन पे का या फ्लिपकार्ट पे लेटर का इस्तेमाल करके कि अच्छा अच्छा ठीक है, जब 1 महीने के बाद बिल खड़ा होगा और पेमेंट की बारी आएगी तब तक हमारा इनकम बढ़ चुका होगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट यानी कि किस रेट पे लोन उपलब्ध होता है। तो लोन अगर हायर रेट पे उपलब्ध होता है तो यानी कि लोन कॉस्टली होता है तो हमारा कंजम्पशन भी कम होता है। लेकिन लोन अगर चीपर हो जाए, यानी कि लोन का इंटरेस्ट कम हो जाए, तो फिर हमारे जैसे ऑटोमोबाइल्स की डिमांड, होम की डिमांड और इसी तरीके से रिलेटेड दूसरी डिमांड्स जो है वो बढ़ने लगती है, यानी कि हमारा कंजम्पशन बढ़ जाता है। एज और एजुकेशन से भी कंजम्पशन प्रभावित होता है। ऐसा देखा गया है कि कम एज के लोग और ज़्यादा एजुकेटेड लोग, उनके बीच में कंजम्पशन हाई होती है, जबकि सीनियर एज के लोग, जो ज़्यादा एज हो जाती है जब हमारी, तो फिर कंजम्पशन हमारा कम होने लगता है। उसी तरीके से अगर एजुकेशन लेवल कम होता है तो कंजम्पशन भी कम पाया गया है। और फैमिली साइज तो निश्चित रूप से जैसा स्पष्ट है, अगर फैमिली साइज बड़ी होगी तो कंजम्पशन भी बड़ा होगा, फैमिली साइज छोटी होगी तो कंजम्पशन छोटा हो सकता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो जो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जितना इनकम बढ़ता है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। यानी मान लीजिए कि अगर 100 रुपए इनकम है और 100 रुपए से इनकम हमारी 200 रुपए हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन भी हमारा 100 रुपए से बढ़ करके 200 रुपए हो जाएगा। अगर हमारी इनकम 100 रुपए थी और पहले हम पूरे के पूरे 100 रुपए कंज्यूम कर ले रहे थे, तो जब हमारी इनकम बढ़ करके 200 रुपए हो जाएगी तो हमारी कंजम्पशन तो बढ़ेगी, लेकिन पूरे वो 100 से पूरे 200 रुपए पे नहीं चली जाती है। ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन का इनकम का एक हिस्सा वो सेविंग में चला जाता है। यानी अगर इस एग्जाम्पल को लें तो 100 रुपए से इनकम बढ़ने पे 200 रुपए पे आने पे
हमारा कंजम्पशन हो सकता है कि 175, 180 या 170 तक जाए और बाकी पैसे फिर सेव कर लिए जाते हैं। इस वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना इनकम बढ़ता है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल पहले अभी आपको दिया था, उसी तरीके से वो इंडिविजुअल का एग्जाम्पल था। अगर कम्युनिटी के लेवल पे एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए कि कम्युनिटी की इनकम किसी 100 करोड़ अगर है और वो इनकम बढ़ करके कम्युनिटी की 110 करोड़ हो जाती है, तो 100 करोड़ पे यदि कंजम्पशन 75 करोड़ था, तो 110 करोड़ होने पे कंजम्पशन बढ़ करके 82.5 करोड़ होता है, यानी 82.5 करोड़ कंजम्पशन होता है। तो हमने देखा कि जैसे इनकम में बढ़ोतरी कितनी हुई, 10 करोड़ की हुई, लेकिन कंजम्पशन में इंक्रीज कितना हो रहा है, सिर्फ 7.5 करोड़ का हो रहा है, यानी जो रिमेनिंग 2.5 करोड़ है वो सेव कर लिया जा रहा है। सिमिलरली अगर इनकम बढ़ करके 110 से 120 करोड़ हो जाती है, तो कंजम्पशन जो है वो जनरली बढ़ करके 82.5 से 90 करोड़ तक जाएगा, यानी फिर से 10 करोड़ के वृद्धि पे, इनकम में 10 करोड़ की वृद्धि पे कंजम्पशन सिर्फ 7.5 करोड़ ही बढ़ता है। तो उसका एक हिस्सा जो है वो सेव कर लिया जाता है कम्युनिटी के द्वारा। तो हम देखते हैं कि कंजम्पशन, एक तो हमें मालूम है कि इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन जो एक दूसरी पॉइंट है जो कि जिसपे हमारा कंजम्पशन डिपेंड करता है वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हमारा टेंडेंसी टू कंज्यूम। जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी हम कितना, हमारी कितनी इनकम बढ़ने पे कितनी हमारी टेंडेंसी होगी कंज्यूम करने की, यानी कंज्यूम करने की टेंडेंसी कितनी होती है, प्रवृत्ति कितनी होती है, कंजम्पशन की तरफ हमारा कितना रुझान होता है इनकम बढ़ने पे, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या क्या चीजों पे डिपेंड करता है, ये एक बार नजर डालते हैं उस पे। एक तो प्राइस तो है ही, नेचुरली प्राइस अधिक होगी तो डिमांड कम होता है, कंजम्पशन डिमांड कम होता है। प्राइस कम हो जाती है तो कंजम्पशन डिमांड हमारा बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट, मैंने एग्जांपल भी दिया था, इंटरेस्ट रेट लोन्स पे अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी तो हमारा कंजम्पशन ज्यादा होगा, लोन्स पे इंटरेस्ट रेट अधिक होगी तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाता है। स्टॉक ऑफ वेल्थ, यानी हमारे पास वेल्थ यानी संपत्ति कितनी है, संपत्ति अधिक हो तो इनकम अगर कम भी हो थोड़ी तो कंजम्पशन हमारा ज्यादा हायर साइड पे रहता है। उसी तरीके के कुछ और दूसरे सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, जिसे हम C इक्वल टू फंक्शन वाई यानी कि वो इनकम पे डिपेंड करता है, ऐसा शो करते हैं। आइए फटाफट कंजम्पशन फंक्शन को एक ग्राफ की तरफ, ग्राफ से समझने के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में, सी जो लाइन है वो कंजम्पशन फंक्शन को शो करती है। तो आप देखेंगे कि व्हेन इनकम इज जीरो, जब इनकम हमारा बिल्कुल नहीं है, जीरो है, तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ हो रहा है। और ये कंजम्पशन क्यों है, ये कंजम्पशन इसलिए है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि सर्वाइवल के लिए कुछ तो कंज्यूम करना जरूरी है, तो इसलिए कंजम्पशन डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती है। वो अगर इनकम जीरो भी हो तो भी वो कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगी, वो इट इज नेवर जीरो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। अगर आप देखें तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, तो पहले जब इनकम कम है, जैसे y0 पे आप देखेंगे कि इनकम कम है, तो यहाँ पे y0 के पहले कंजम्पशन जो है वो हमारे इससे ज्यादा है, इनकम से ज्यादा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को दिखाया है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन को दिखाया है। तो एक्स एक्सिस पे y0 पे अगर आप देखें y0 के पहले, तो ये कंजम्पशन हाई होता है इनकम से। ये जो बीच की रेखा है वो बेसिकली तो आइए कंजम्पशन फंक्शन को एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ग्राफ में अगर आप देखें तो जो लाइन सी है वो हमारे कंजम्पशन को शो करती है, और बीच की जो 45 डिग्री लाइन है OZ, वो बेसिकली इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप देखें शुरुआत में जब इनकम हमारा जीरो भी है, एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, तो एक्स एक्सिस पे अगर
इनकम हमारा जीरो है तो भी कंजम्पशन जीरो नहीं है, वो कंजम्पशन ए अमाउंट से हो ही रहा है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखने की है कि हमें सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ हमारा कंजम्पशन जरूरी होता है। तो सर्वाइवल के लिए अगर इनकम जीरो हो तो भी हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, इसे हम ए अमाउंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप देखें तो y0 के पहले ये OZ लाइन जो यहाँ पे दिख रही है ये इनकम को शो करती है 45 डिग्री लाइन पे, और ये बताती है कि इस लाइन पे जब भी हम रहेंगे तो जितना इनकम होगा वो उतना कंजम्पशन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि हम इस बिंदु पे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे हैं, तो नेशनल जितनी भी इनकम होगी उतना यहाँ पे कंजम्पशन हो जाएगा। तो 45 डिग्री वो लाइन है यहाँ पे OZ जो ये शो करती है कि जितना इनकम हो रहा है वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया जा रहा है। तो अगर y0 पॉइंट को देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना इनकम है वो उतना कंजम्पशन है, तो इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं। और उसके पहले क्या हो रहा है, इनकम से ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे इनकम तो इस पॉइंट पे अगर आप देखिए तो इस पॉइंट पे इनकम हमारा इतना है लेकिन कंजम्पशन हायर है यहाँ पे, तो इनकम से ज्यादा कंजम्पशन इस पॉइंट के पहले होता है। और इस पॉइंट y0 पॉइंट के बाद जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन धीरे धीरे कम होता जाता है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये शो करती है कि हमारा जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और धीरे धीरे कम होने की वजह से इनकम और कंजम्पशन के बीच में गैप बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे ये गैप बढ़ता जाता है, और ये गैप क्या है, ये सेविंग को शो करता है। तो कंजम्पशन और इनकम के बीच में गैप बढ़ता जाता है। कब बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता तो जरूर है लेकिन वो एक रिड्यूसिंग रेट में बढ़ता है, जिसकी वजह से इनकम और कंजम्पशन के बीच में गैप बढ़ता है, और ये गैप जो है वो सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। एक और बात जो यहाँ पे ध्यान रखने की है वो ये कि अगर किसी पूरी कम्युनिटी का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाएगा तो इनकम बढ़ने पे पूरा कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट करेगा ऊपर की ओर, क्योंकि वो कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फिक्स नहीं है, वो बढ़ती जाती है मान लीजिए किसी कम्युनिटी की, तो वो पूरा ग्राफ ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, नीचे से ऊपर की ओर। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसी कम्युनिटी की भी घट जाए तो वो ग्राफ जो है फिर अपनी जगह से नीचे की ओर खिसकेगा, और अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाती है तो उसी इनकम पे फिर वो कंजम्पशन का ग्राफ आगे बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इनकम सेम रहने पे भी कंजम्पशन हमारा बढ़ सकता है या कंजम्पशन घट सकता है। वो ये डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी कितनी अधिक है या कितनी कम होती है। तो स्टूडेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से जुड़ी हुई दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन और इनकम के बीच का एक रेशियो है जो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम पे हमारा कंजम्पशन कितना है। उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जनरली कांस्टेंट होती है। तो उसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने पिछला एग्जांपल लिया था कि किसी कम्युनिटी का अगर इनकम 100 करोड़ है तो मान लिया जाए कि अगर उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 75 करोड़ है तो दोनों के बीच में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी? जैसा कि अभी फॉर्मूला आपने देखा है एपीसी, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू C/Y, क्योंकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन और इनकम के बीच का रेशियो है। तो कंजम्पशन 75 और उसके अगेंस्ट में इनकम है 100, तो 75/100 इज इक्वल टू 0.75, यानी एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इस केस में 0.75 होती है। तो ये हम देखते हैं कि जनरली ये कांस्टेंट होती है। जैसे इनकम अगर 100 करोड़ से उसी कम्युनिटी की बढ़ करके 120 करोड़ हो जाती है तो कंजम्पशन बढ़ करके ऐसा उम्मीद किया जाता है कि 75 करोड़ से बढ़ करके वो 90 करोड़ हो जाएगा। तो इस नए केस में फिर क्या होगा,
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगेन C by Y होगी। C by Y से मतलब है कि कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, तो कंजम्पशन है हमारा 75 करोड़ और इनकम है हमारा अगर 120 करोड़, तो फिर क्या होगा यहाँ पे आप देखिए 90 by 120, तो ये 0.75। तो आप जैसा देख रहे हैं कि फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो दोनों केस में सेम रहती है। तो एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द सेम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक्स एक्सिस पे डिस्पोजेबल इनकम यानी इनकम को शो किया गया है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है। ये ओजेड ये लाइन इनकम को शो करती है हमारी, जो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अभी जैसा हमने देखा, या पूरे इनकम को या तो कंज्यूम किया जाता है या सेव किया जाता है, इसलिए y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये लाइन ये बताती है। और ये हमारा कंजम्पशन का कर्व है। तो कंजम्पशन कर्व यहाँ पे 2 पॉइंट पे हमें दिखा रहा है, y1 एंड y2 पे। y1 पे हमारा कंजम्पशन इस लाइन से, डॉटेड लाइन से ये शो करता है। तो इस डॉटेड लाइन की स्लोप जो होगी वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी। तो एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई। इस पॉइंट पे जब हमारा इनकम OY1 है, तो इससे रिलेटेड कंजम्पशन हमारा क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को निकालें तो एपीसी विल बी सी बाई वाई। तो यहाँ पर ये पॉइंट एंड डिवाइडेड बाई OY1। तो ये जो है इसको हम इस तरीके से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप डॉटेड लाइन की जो स्लोप यहाँ पे दिख रही है, ये स्लोप इस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को यहाँ पे बताती है। उसी तरीके से जब OY2 है हमारा इनकम, तो इससे रिलेटेड जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन कर्व पे B है। तो ये OB का जो एंगल होगा वो यहाँ पे हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दिखाएगा, और फॉर्मूला वही होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इक्वल टू सी बाई वाई। जितना कंजम्पशन होगा दैट विल बी डिवाइडेड बाई टोटल इनकम। अब आइए देखते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसे कहते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें ये बताता है कि इनकम में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चेंज होने से उसके कोरस्पॉन्डिंग कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, यानी वो इनकम में होने वाले चेंज पे हमारे द्वारा कंजम्पशन में होने वाले चेंज को शो करता है। यानी वो कंजम्पशन में कितना इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है इनकम में चेंज होने पर, इस चीज को बताता है और इसके रेशियो को शो करता है। तो जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जैसे हम C बाई वाई के रेशियो से शो करते हैं, उसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम डेल्टा C बाई डेल्टा वाई के रेशियो से शो करते हैं। यहाँ डेल्टा C क्या है, डेल्टा C है चेंज इन कंजम्पशन, और डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन इनकम। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये शो करता है कि इनकम में चेंज होने पे कंजम्पशन पे कितना चेंज हो रहा है। तो इसे हम एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। पिछले एग्जांपल में जैसे अभी हमने लिया था, उसी एग्जांपल को हम लेते हैं। अगर किसी कम्युनिटी की इनकम 100 करोड़ से बढ़ करके 120 करोड़ हो जाती है, तो उसकी हमने देखा था कि उसकी कंजम्पशन बढ़ करके 75 करोड़ से बढ़ करके 90 करोड़ हो जाती है ना। तो यहाँ पर इनकम में चेंज क्या है, इनकम में चेंज है 100 से 120 यानी 20 करोड़, और कंजम्पशन में कितना चेंज है, 75 करोड़ से बढ़ करके 90 करोड़ यानी 15 करोड़। तो अगर हम इसका MPC निकाले, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो डेल्टा C बाई डेल्टा वाई, और डेल्टा C कितना है, डेल्टा C है 15 करोड़ ये वाला, और डेल्टा वाई कितना है यानी चेंज इन इनकम 20 करोड़। तो 15 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू 0.75। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी इस एग्जांपल में, 0.75 होगी। और ये देखा गया है कि MPC जो है वो इनकम लेवल के साथ वैरी करती है। जैसे जैसे इनकम ग्रो करता है वैसे वैसे MPC कम होते जाती है, यानी हायर इनकम्स पे MPC जो है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो लोअर होती है। तो APC जो अभी हमने देखा था इससे पहले, वो APC
शो करता है कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, जो हमारी टोटल इनकम है उसके अगेंस्ट में कंजम्पशन। और एमपीसी शो करता है कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, यानी इनकम के बढ़ने पे जितना इनकम बढ़ता है उसके अगेंस्ट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना कंजम्पशन में चेंज होता है, तो वो उस चेंज को शो करता है। ये इंपॉर्टेंस, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, एपीसी और एमपीसी के बीच में, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पूरे कंट्री के लेवल पे देखें, अगर इकोनॉमी किसी भी इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट अपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के द्वारा ये कोशिश करती है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो वैसे वैसे कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ेगा, और कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो उसके वजह से कंज्यूमर का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो अगर हमें ये पता हो कि किसी भी एक कम्युनिटी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने से कम्युनिटी के कंजम्पशन में कितना फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ये अज्यूम किया जाता है कि कम्युनिटी की इनकम बढ़ेगी, और कम्युनिटी की इनकम बढ़ेगी तो उनका नेचुरली कंजम्पशन बढ़ेगा, और वो कितना बढ़ेगा? जितना उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। तो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर है तो इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, तो कंजम्पशन ज्यादा होगा तो कंजम्पशन के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड भी ज्यादा होगी। तो इससे एक स्पाइरल इफेक्ट होता है, इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, पूरे इकोनॉमी में। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने से वो डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, और वो एक कंटिन्यूअस साइकिल है जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करती है और वो हायर रेट पे ग्रो करती है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। चलिए अब इसे एक फॉर्मूला के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं कंजम्पशन फंक्शन को। आपने देखा होगा कंजम्पशन जब हमारा इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन जरूरी है, जिसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। तो अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन को ध्यान में रखें, यानी कि जब इनकम जीरो है तब भी हमारा कुछ कंजम्पशन हो रहा है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ध्यान में रखें, यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो उसका एक हिस्सा ही सिर्फ कंजम्पशन में जाता है और एक हिस्सा सेव कर लिया जाता है। तो हम कंजम्पशन को ऐसे लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी जब इनकम जीरो है तब कितना कंजम्पशन है, और जब इनकम बढ़ती है तो उसमें से कितना वो कंजम्पशन में जा रहा है, विच इज इक्वल टू एमपीसी इंटू इनकम। क्यों? क्योंकि ऑल इंक्रीज, जितना भी इंक्रीज हो रहा है इनकम में, वो कंजम्पशन पे स्पेंड नहीं हो रहा है, उसका एक हिस्सा ही सिर्फ हो रहा है। तो जितना हिस्सा हो रहा है वो उसे हम लेंगे कंजम्पशन के लिए, और वो कितना हिस्सा हो रहा है वो डिपेंड करता है एमपीसी पे। तो कंजम्पशन को ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू इनकम के द्वारा शो करते हैं, और इसे हम फॉर्मूला के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, C इज इक्वल टू ए यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी जो कि एमपीसी है, बी एमपीसी को हम बी कांस्टेंट के तरीके से लेते हैं, और वाई, हालांकि एमपीसी सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज करता रहता है, और हम अभी देखेंगे कि बी। तो कंजम्पशन को हम ऐसे शो करेंगे, C इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, बी एमपीसी है, और वाई हमारा इनकम है। जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि एमपीसी चेंज करता रहता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है एमपीसी घटता जाता है, एमपीसी कांस्टेंट नहीं रहता है। हायर इनकम पे एमपीसी कम होता जाता है। तो आप देखेंगे इस ग्राफ में यहाँ पे जैसा स्पष्ट हो रहा है, जब इनकम यहाँ पर 100 है, ये इनकम है और ये कंजम्पशन है वाई एक्सिस पे। तो इनकम 100 है तो यहाँ पे एमपीसी हमारा 0.9 है, 200 पे एमपीसी 0.8 हो जाता है, 300 इनकम होने पे हमारा कंजम्पशन उतना नहीं होता है और घटता जाता है, हालांकि थोड़ी बढ़ोतरी होती है और एमपीसी इस वजह से 0.7 हो जा रहा है। जब इनकम हमारा 500 है तो एमपीसी यहाँ पे आकर के घट करके 0.5 रह जाता है। तो एमपीसी जो शुरुआत में 100 करोड़ था, तो 100 से 200 होने पे देखा गया कि ये सिर्फ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो 0.9 होती है। वही घट करके जब हमारा इनकम बढ़ करके 100 से बढ़ते बढ़ते 500 पे पहुंचता है, तो 500 पे पहुंचने के बाद
हमारा कंजम्पशन जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घट करके 0.5 ही रह जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनकम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हायर इनकम पे एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो लो होती जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एमपीसी घटती जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ये फॉर्मूला जो है C इक्वल टू A प्लस बी वाई, वो भी हमें ध्यान में बहुत रखना जरूरी है, क्योंकि ये हमें आगे जीडीपी के कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, खास करके एपीसी और एमपीसी, जिसे हमें विस्तार से अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझना बहुत जरूरी था। आगे की वीडियो में हम फिर सेविंग की चर्चा करेंगे।